सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उर्बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी और रिफॉर्म्स को आलमी रेटिंग एजेंसी से मुस्बत तौर पर तस्लीम करवाने के लिए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के हमरा उनकी टीम ने आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज़ को मैक्रो इकनॉमिक बहाली के ज़बरदस्त सबूत पेश किए हैं। IMF से गुज़िश्ता किस्त की शराइत पर मुकम्मल अमल के बाद दूसरी किस्त की फराहमी के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ से भी उनको आगाह किया गया है। IMF की दूसरी किस्त के साथ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी में पेशरफ पर भी मूडीज़ हुकाम को ब्रीफिंग दी गई है। वजारत खजाना के मुताबिक महंगाई बढ़ने की रफ्तार 2023 में 38% तक जा पहुंची थी, जिसे अब आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते 3.5% पर लाया जा चुका है। पॉलिसी रेट को भी 22% की ऊंचाई से अब कम करते करते 11% तक पहुंचा दिया गया है। खजाने का करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफे के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2025 के आखिर तक 14 अरब डॉलर से भी बढ़ चुके हैं। वजारत खजाना का हदफ आइंदा 2 बरस में टैक्स टू GDP शरह को 13 से 13.5% तक लेकर जाना है। वजीर खजाना ने अमेरिका से टैरिफ मामलात को पॉजिटिव करार देते हुए बताया है कि मिडिल ईस्ट से 1 अरब डॉलर का कमर्शियल फाइनेंसिंग एग्रीमेंट हो चुका है और पांडा बॉन्ड्स के इजरा और यूरो बॉन्ड्स की मार्केट की पहुंचने की कोशिशें भी जारी हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी और इस्लाहात की रफ्तार को रेटिंग एजेंसीज की जानिब से मुस्बत तौर पर तस्लीम किया जाएगा। और इससे पहले हमने देखा भी है कि मूडीज़ ने रेटिंग को पॉजिटिव अपग्रेड किया था और वो CAA3 से CAA2 की कैटेगरी तक लाने में कामयाब हो गए थे। तो अब सूरत-ए-हाल आगे किस तरह से आगे बढ़ेगी और मैक्रो इंडिकेटर्स की जो स्टेबिलिटी है वो ग्रोथ में कैसे शिफ्ट हो सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब मूडीज़ और इस जैसी दूसरी जो आलमी रेटिंग एजेंसीज़ हैं, इनकी रेटिंग्स क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है आलमी सतह पर किसी भी मुल्क की मईशत को बेहतर करने में? ये जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी है, अब ये ग्रोथ में कैसे शिफ्ट हो सकती है अगर इन रेटिंग्स को हम सामने रखें और इनकी इंपॉर्टेंस को? जी, आपने 2-3 सवाल पूछे। एक तो ये कि रेटिंग एजेंसी किस तरह इम्पैक्ट करती है। तो सबसे पहले जो इनका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होती है, कि हम इंटरनेशनल मार्केट से जब कर्जा ले रहे हैं, अपने बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, उसके क्या इंटरेस्ट रेट, हमारी क्या कॉस्ट पड़ेगी, उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट से होता है। तो जैसे जैसे हमारी रेटिंग इंप्रूव होगी वैसे वैसे पाकिस्तान के लिए सस्ता होगा इंटरनेशनल मार्केट्स को टैप करना। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, साथ साथ द रेटिंग ऑल्सो इफेक्ट के कितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स आपके बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो ओवरऑल एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स इंप्रूव होता है अगर आपकी रेटिंग इंप्रूव हो। क्योंकि पाकिस्तान में जिससे आपने मिसाल भी दी कि फाइनेंस मिनिस्टर कोशिश करे कि पैंडा बॉन्ड से भी पैसा रेज करे, कमर्शियल लेंडिंग की तरफ भी जा रहे हैं। So it's very clear that now Pakistan wants to go back to the global financial markets to raise more money and to roll over the private debt which we have. तो इसके लिए क्रेडिट रेटिंग को इन्हांस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो अब अली फरीद साहब, अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में जो एक ओवरऑल डेट है हमारा, जो हमें पेमेंट्स करनी है मुख्तलिफ ममालिक को अगले साल 2 साल में, तो इन रेटिंग्स का इम्पैक्ट क्या उन पर भी आता है? हमें इजीली रोल ओवर्स मिल जाते हैं जब मूडीज़ का, फिच का या IMF का एतमाद है हमारी इकॉनमी पर, हमारे मुल्क के ऊपर, तो उन रोल ओवर्स को हमें फिर आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है? जी, बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स होते हैं उस पर तो उन कंट्रीज ने आपके साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स भी की होती हैं और उनके पास ज़्यादा डेटा होता है। तो वो तो शायद प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग की एजेंसीज की रिपोर्ट्स पे इतना इफेक्ट ना हो उनकी लेंडिंग का। इट्स द अदर वे अराउंड कि अगर आपका बायलैटरल डेट रोल ओवर हो रहा है और साथ साथ आपकी IMF के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे हैं और वो भी आपको लोन दे रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्रेडिट रेटिंग्स पर आएगा ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कंफर्ट हो कि आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे। और क्रेडिट रेटिंग का मतलब ये है कि आप ये दुनिया को बता रहे हैं कि ये मुल्क जो है अगर लोन ले रहा है तो ये आपका पैसा वापस कर देगा। तो जैसा जैसा डिफॉल्ट का रिस्क आपका कम होगा वैसी वैसी आपकी रेटिंग्स इंप्रूव होगी। साहब, रिसेंटली हमने देखा कि यूरोप की मार्केट को भी इस वक्त पाकिस्तान और ज़्यादा इस वक्त केटर करने की कोशिश कर रहा है, और ज़ाहिर है जो अमेरिकन टैरिफ है उसके इम्पैक्ट्स जब आएंगे तो हमें ऑल्टरनेट मार्केट्स को भी पहले से तलाश करना होगा। तो ये अब इस तनाजुर में इस वक्त नई मार्केट्स हम कैसे एक्सप्लोर करें और फिर उनसे हम किस तरह मैक्सिमम अपना एक फ़ायदा उठा सकते हैं?
जी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। मैं इस वक्त जापान से बात कर रहा हूँ और आपको जैसा मालूम है कि ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो हो रहा है, वहाँ पे पाकिस्तानी सॉल्ट जो है पिंक सॉल्ट, उसकी हमने एग्जीबिशन लगाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। सो आई थिंक सर्टनली एशियन मार्केट्स, एक ज़माने में अगर आपको याद हो तो लुक टूवर्ड साउथ की बहुत ज़्यादा वो थी, ईस्ट की तरफ फोकस करने की काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर थी, चाइना को मार्केट को एक्सप्लोर करने की काफ़ी डिज़ायर थी। तो आई थिंक ये सारे जो प्लान्स हम काफ़ी अरसे से सुनते जा रहे हैं और काफ़ी अरसे से इनमें बातें हो रही है, उनको एग्जीक्यूशन में लाना बड़ा ज़रूरी है। आज जो एक अच्छी खबर आई है कि PIA की जो फ्लाइट्स है और जो पाकिस्तानी बाकी एयरलाइंस की फ्लाइट्स है UK की, वो खुल रही हैं। आई थिंक दैट विल आल्सो हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि जैसे जैसे कनेक्शन एयर कनेक्शन इम्प्रूव होते हैं, वैसे वैसे आपकी ट्रेड भी इम्प्रूव होती है। UK के साथ हमने शायद कल ही एक ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, जो काफ़ी अरसे से, कई सालों से उस पर काम हो रहा था। तो एक तो जो ट्रेडिशनल मार्केट्स है आपकी UK की, यूरोप की, उनको पेनिट्रेट ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उसमें मार्केट शेयर को डिफेंड करने की ज़रूरत है, मगर साथ साथ जो है अफ्रीकन मार्केट, ईस्ट एशियन मार्केट्स, आई थिंक वी शुड आल्सो एक्सप्लोर दैट। लेकिन अली फैज़, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैक्रो लेवल पर एक स्टेबिलिटी आ रही है, वैसे वैसे माइक्रो लेवल पर हम उस प्रेशर को बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा ऑयल प्राइसेस में पिछले 3 जो हाफ्स आए 15-15 दिन के, उनमें लगातार इजाफा हुआ। ज़ाहिर है उसका प्रेशर फिर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक उसका होता है, जिससे एक इन्फ्लेशन की नई लहर आती है। तो ये मैक्रो स्टेबिलिटी हमें इन्फ्लेशन को कम करने में, या इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा है? जी, इन्फ्लेशन की कमी जो है उसका एक इफेक्ट का ही एग्जांपल है। और जिस तरह हम इस वक्त, इस साल गवर्नमेंट फोरकास्ट कर रही है कि GDP जो है वो 4.2% या 4.5% से ग्रो होगा, तो इसका मतलब ये है कि जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी, तो इसका मतलब है कि लोगों पे इम्पैक्ट आना तो शुरू हो जाएगा। मगर आपका पॉइंट दुरुस्त है कि जिस वक्त हम ग्रोथ की बात करते हैं और स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये भी है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि उनको ये फ़ायदा उन तक भी पहुँचे। और खासतौर पर हम ज़्यादा बात करेंगे तो लोग ज़्यादा वो होंगे कि यार ठीक है, आप हर वक्त बात करते हैं कि स्टेबिलिटी हो गई है, मगर हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो इक्वालिटी, पॉवर्टी रिडक्शन, ये और डेवलपमेंट स्पेंडिंग उस टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान के जो 2 मेन प्रोग्राम्स है, एक हमारी डेवलपमेंट स्पेंडिंग है PSDP के थ्रू, और दूसरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसे हम डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो इन दोनों को ज़्यादा इफेक्टिव होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 2 चीज़ें बड़ी इफेक्टिवली हों, और साथ साथ जो है हमारी GDP ग्रोथ से जॉब क्रिएशन भी आती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी, और यकीनी तौर पर PIA के हवाले से बड़ी मुस्बत पेशरफ सामने आई है कि बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तवील अरसे से आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी, और ये फैसला पाकिस्तान एविएशन के लिए बहुत ही अहम पेशरफ और आलमी एतमाद की बहाली समझा जा रहा है। अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया एविएशन अथॉरिटी से इजाज़त लेने के बाद अपनी परवाज़ें दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा से शुरू कर देंगी। 2020 में दीगर ममालिक के साथ बरतानिया में पाबंदी लगने से पहले PIA और एयर ब्लू बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ऑपरेट कर रही थी। PIA बरतानिया के लिए हफ्तावार 21 परवाजें चला रही थी, जिनमें से 10 लंदन, 9 मैनचेस्टर और 2 बर्मिंघम की फ्लाइट्स थीं। साल 2020 में PIA की एक परवाज़ कराची में हादसे का शिकार हुई, और उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी ने ऐवान में एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे पाकिस्तान एविएशन पर सवालिया निशान छोड़ दिया, और उसके फौरी बाद यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी और बरतानिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA और दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर अपने फ़ज़ाई हुदूद में परवाज़ की पाबंदी आयद कर दी थी। 5 साल का एक तवील इंतज़ार, और 5 साल पाबंदी के दौरान PIA को तकरीबन 40 अरब रुपए सालाना का नुकसान सिर्फ यूरोप और बरतानिया की परवाज़ों से होने वाली आमदनी बंद होने की वजह से हुआ। 5 साल में PIA का मजमूई तौर पर 200 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ, और बरतानिया में मुकीम 16 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी निजात बाशिंदों को मुतबादिल एयरलाइंस पर ज़्यादा किराए और तवील दौरानिए की परवाज़ों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी और PIA ने पाबंदी हटाने के लिए 5 बरसों में तमाम मुश्तबा लाइसेंस वाले पायलट्स को भी निकाला। एविएशन कवानीन में तब्दीली और निगरानी का निज़ाम सख्त किया गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स अपडेट किए गए, और बार बार यूरोपीय और बरतानवी इंस्पेक्शन टीम्स को बुलाया गया। इन्हीं इक़दाम की वजह से यूरोपीय यूनियन ने नवंबर 2024 में और अब बरतानिया ने भी पाकिस्तान एविएशन और PIA पर पाबंदियाँ हटाने का ऐलान कर दिया है। पाबंदी हटने के बाद उम्मीद है कि अब PIA बरतानिया के लिए हर हफ्ते 16 परवाज़ें चलाएगी, जिससे PIA की जो मुतवक्के आमदनी है वो 40 अरब से ज़ायद होने की तवक्को भी
की जा रही है। देखना ये कि अब ये अमल कितनी देर में मुकम्मल होगा और परवाज़ों की क्या तादाद होगी, कितने तैयारे अब बरतानिया जाया और आया करेंगे, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अब्दुल्ला हफीज़ साहब जो तर्जुमान हैं PIA के हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि ये अब ये जो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी वाला अमल रह गया है, ये कितना अब मुश्किल होगा या चैलेंजिंग होगा, या बहुत जल्द अब ये सूरत हाल बड़ी स्मूथ हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। एक बड़ा अहम दिन है आज, जिसके लिए पाकिस्तान के अवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, बिकॉज काफ़ी अरसे बाद एक बहुत अच्छी खबर हमें सुनने को मिल रही है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह आपने कहा कि जो फॉर्मेलिटी का काम ही रह गया है, हमने ऑफिशियली जो है वो आज स्लॉट्स अप्लाई कर दी और हम उम्मीद करते हैं कि अगले एक आध दिन के अंदर हमें वो आराम से मिल भी जाएंगी, बिकॉज जो उनके साथ ऑलरेडी हमारी कम्युनिकेशन का आगाज हुआ है उसके पर उन्होंने इस तरीके की कोई हमें होप दिलाई है कि मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन के अंदर वो हमारा शेड्यूल जो हमने फाइल किया है उसकी वो मंजूरी दे देंगे। और अगर ये चीज़ हो गई तो फिर आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह अगस्त के बस से हम अपनी जो है बाकायदा परवाज़ों का आगाज़ करेंगे। और अब्दुल्ला साहब, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इससे कितना जनरेट होगा? जो हम पर ईयर 40 बिलियन का लॉस कर रहे थे वो तो ज़ाहिर रिकवर होगा, क्या इससे भी एक्सीड कर सकते हैं हम? कोई 50-60 बिलियन की तरफ भी जा सकते हैं इसमें? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं थोड़ी सी इस पर वजाहत देना चाहता हूँ। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जब पाबंदियों पर इतलाक हुआ था उससे कबल PIA अपने टोटल रेवेन्यू का जो है वो तकरीबन कुछ 37% हिस्सा जो है वो बरतानिया और UK के रूट से जनरेट किया करता था। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने इंट्रो में कहा कि उस टाइम पे हमारी 21 परवाजें थी सिर्फ बरतानिया की, हमारी तकरीबन को 8 परवाजें थी यूरोप की, तो एक फुल फ्लेज ऑपरेशन था। अनफॉर्चुनेटली पाबंदी के बाद जब आप दोबारा किसी रूट के ऊपर आते हैं तो उसके ऊपर आपको बहुत सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ती है, बिकॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके जो ग्राउंड के ऊपर लोग हैं, जो आपका नेटवर्क है, वो सारा के सारा मुतासर होता है, तो आपको उसकी बहाली में वक्त लगता है। इसीलिए हमने बतदरीज परवाज़ों का हमने आगाज़ करना शुरू किया है। जिस तरह आपको पता है कि पेरिस के लिए हमने हमारी हफ्तावार 4 परवाज़ें थी पाबंदी के इतलाक से कबल, तो हम तकरीबन 2 परवाज़ों से हमने आगाज़ किया, तीसरी परवाज़ डाल दी है, चौथी परवाज़ भी इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में ढल जाएगी। तो हम बतदरीज अपने ऑपरेशन को जो पुराने लेवल के ऊपर लेके आ रहे हैं। इसी तरह अभी हम पहले मरहले के अंदर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ों का आगाज़ करेंगे, जो कि हफ्तावार 3 परवाज़ें होंगी, और बतदरीज हम मैनचेस्टर, उसके बाद बर्मिंघम और उसके बाद फिर लंदन की परवाज़ों का आगाज़ करेंगे। अगर आप 3 परवाज़ों का रेवेन्यू मेरे से पूछे तो वो तकरीबन 10 अरब रुपए के करीब बनता है। लेकिन अगर आप पूरे नेटवर्क की, अगर जिस तरीके से हम पहले थे 2019 के अंदर, अगर उसका बात करें तो अब ये पाइक जो है वो तकरीबन 70 अरब रुपए प्लस की है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा रूट है PIA के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों की कसीर तादाद वहाँ पे रहती है और वो साल के अंदर एक दफ़ा एटलीस्ट पाकिस्तान का सफर करती है। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सेगमेंट है, सिर्फ PIA के लिए नहीं, पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस के लिए। अच्छा, इसमें फ्लीट साइज़ बढ़ाने की भी कोई ज़रूरत पड़ सकती है अब्दुल्ला साहब, या फिर जो 33 या 34 जो तैयारे ऑलरेडी मौजूद हैं उसमें भी चूँकि 16 या 17 एक वक्त में ऑपरेशनल होते हैं, तो ये उन्हीं तैयारों से ये सब मैनेज हो जाएगा? नहीं, देखिए, आपको अपना फ्लीट बढ़ाना पड़ेगा और उन तमाम परवाज़ों को देखें, हमें समझना ही पड़ेगा कि जब हमने परवाज़ों को वहाँ से निकाला या जब हमारी परवाज़ें वहाँ पे पाबंदी का शिकार हुई तो हमें लामहला बाकी नेटवर्क के ऊपर अपना नेटवर्क साइज बनाना लग पड़ा, क्योंकि हमें तो रेवेन्यू कमाना है। तो हमने वो ज़्यादा हमने गल्फ, फार ईस्ट, हमने सऊदी अरेबिया के ऊपर डिप्लॉय की और वो बहुत प्रोडक्टिव परवाज़ें और वो PIA के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। इस सेक्टर के ऊपर दोबारा से कैपिटलाइज करने के लिए, इस सेक्टर के पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें लामहला हमें फ्लीट को इंक्रीज करने की जरूरत दरपेश आएगी। अनफॉर्चुनेटली समझने की बात यह है कि चूंकि हम इस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो इस तरह के डिसीजन जो कि फ्लीट रिलेटेड है, चूंकि इनकी इम्प्लीकेशन लॉन्ग टर्म होती है, इसका मतलब ये है कि 1 साल से या 2 साल से ज्यादा लंबे लीज एग्रीमेंट्स होते हैं, तो हुकूमत का ख्याल ये है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी PIA के एसेट्स को उठाएगी, ये डिसीजन उस पर छोड़ देना चाहिए। तो जो ये डिसीजन इस हिसाब से फिर उस पार्टी ने अब लेना है जो कि PIA को एक्वायर करेगी, लेकिन टू सम एक्सटेंट PIA अपने एग्जिस्टिंग फ्लीट से नेटवर्क तो सर्व कर लेगा। लेकिन आप जिस तरह आपने बात की थी कि अगर आपने फुल फ्लेज आपने चलाना हो जिस तरीके से पाबंदी के इतलाक से कबल था, तो आपको लामहला अपने
फ्लीट में इजाफा करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये पहले यूरोप और फिर अब जो बरतानिया में ये बहाली हुई है, ये प्राइवेटाइजेशन के अमल का भी चूँकि आपने जिक्र किया, इससे कितना इम्पैक्ट क्रिएट होगा, कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन जो बिडर्स हैं उनके लिए या जो भी इसको एक्वायर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए पैदा हो सकती है? चूँकि पहले हमने बेस प्राइस देखी थी वो विदाउट इन रूट्स के थी, और अब वो रेफरेंस प्राइस, बेस प्राइस ज़ाहिर है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। तो ये कितना अब अट्रैक्टिव हो सकता है ये पूरा सिनेरियो किसी भी नए बिडर के लिए? अगर तो बिड अर्निंग पोटेंशियल के ऊपर आती है, देखिए आप बिड जो भी आएगी उसके कैलकुलेशन के कई तरीके, एसेट्स के ऊपर आएगी, आपके एसेट वर्सेस लायबिलिटी की रेशियो के ऊपर आएगी, ब्रांड इक्विटी के ऊपर आएगी कि पीआई के ब्रांड की क्या वर्थ है। इसी तरीके से जो पीआई का जो अर्निंग पोटेंशियल या जो रेवेन्यू पीआई हासिल करता है उसके ऊपर। अब अगर इतना बड़ा चंक या इतना अच्छे पोटेंशियल वाला रूट पीआई के नेटवर्क के अंदर आ जाए तो नेचुरली पीआई का अर्निंग पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगा। पीआई के अर्निंग पोटेंशियल के ऊपर अगर आप बेट्स पे करेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। बल्कि इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पीआई की जो कंडीशन इस टाइम पे है बनिस्बत जो पीआई की कंडीशन लास्ट ईयर थी उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पीआई जो है वो ऑफिशियली अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर चुका है, पीआई अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेके आ चुका है, पीआई ने फ्लाइट सेफ्टी के मामले के ऊपर बहुत ज्यादा काम करके उसको अपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंप्लाई किया, और ये जिस तरह पाबंदी खत्म हुई है ये इस बात का सबूत है, ये सनद है इस बात की। तो अब्दुल्ला साहब, जो प्रॉफिटेबिलिटी अब पिछले एक साल में हमें नज़र आई है, ये इसका सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? चूँकि जो पिछले 10, 12 या 15 साल थे उनमें जितना लॉस हमने देखा है वो बहुत ही एक ह्यूज फिगर सामने आता है, और प्राइवेटाइजेशन की राह में भी वो रुकावट बन रहा था। तो अब ऐसे इक़दामात उठा लिए गए हैं कि अब ये दोबारा से ये पहाड़ की तरह एक बोझ नुकसान का पीआईए के ऊपर नहीं होगा? देखिए, हमें आज से 2-3 साल कबल एक टारगेट दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि जिसके अंदर हमने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेके आनी थी, और हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे जो लेगेसी डेट है जो कि पीआई की किताबों के ऊपर गुज़िश्ता 15 से 20 साल के ऊपर एक्यूमुलेट हुए, उसका उन्होंने हटाना था या उसका बोझ पीआई की किताबों में से कम करना। पीआई ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के साथ काफी अरसे से उसके साथ लगा हुआ था, या क्वार्टर बेसिस या हाफ ईयर बेसिस के ऊपर हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी तो हमें हमारे पास थी। मसला उसके ऊपर ये था कि चूंकि पुराने कर्जों का हुजम और उनका बोझ इतना ज्यादा था कि आप जो मर्जी कर लें उनको आप अपने वसाइल से पूरा नहीं कर पाते थे। यानी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर आपका टोटल रेवेन्यू का दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनें जो है वो 4 या 5% ऑपरेटिंग मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करती हैं, यानी अगर आप 100 रुपए कमाएंगे तो उसमें से 4 या 5% से ज्यादा आप ऑपरेशनल मुनाफा नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर ऑपरेशनल मुनाफे के बाद इसकी आधी रकम आपको पुराने कर्जों और सूद की अदायगी में पे करना पड़े तो आप जो मर्जी कर लें, आप मुनाफे में नहीं आ सकते। गुज़श्ता साल मई के महीने में हुकूमत ने जो पीआई की सेग्रीगेशन की होल्डिंग और नॉन होल्डिंग कंपनी के अंदर, जिसके अंदर पीआई का डेट उठा के परमानेंट बेसिस पे पार कर दिया गया और वो वहीं पे अपनी जगह के ऊपर कायम है, उसकी वजह से पीआई को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला और पीआई ने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को, ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को नेट या टोटल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट किया, और गुज़श्ता साल हमने 26 अरब का खालिस मुनाफा जो है वो हमने अनाउंस किया। इस साल भी हमारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं और इस साल भी हमारे नंबर्स बहुत हौसला अफजा हैं। और अगर इन तमाम चीजों को देखें और अगर आप ट्रेंड को देखें तो आप ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि पीआई ने अपना टर्न अराउंड कर लिया और पीआई अब एक एफिशिएंट एयरलाइन के तौर के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ गामजन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ साहब, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करें। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वफाकी बजट की मंजूरी के बाद अब वजारत तिजारत ने नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी जारी कर दी है। नई टैरिफ पॉलिसी से एक्सपोर्ट्स को सालाना 10 से 14% तक बढ़ाने के साथ इंपोर्ट्स को सुस्त रफ्तारी से 5% से तकरीबन 6% पर लाना और तिजारती खसारे को कम करना है। साल 2030 तक एवरेज टैरिफ को 10% से भी कम किया जाएगा, जिसके लिए पहले 2 सालों में 20% सालाना कमी और आने वाले सालों में मजीद 5 से 10% कमी लाई जाएगी। वजारत तिजारत की नई रिफॉर्म्स के मुताबिक कस्टम्स ड्यूटी की 5
स्लैब्स यानी 0%, 3%, 11%, 16% और 20% की मौजूदा 5 स्लैब्स को खत्म कर दिया जाएगा और आने वाले 5 सालों में कस्टम्स ड्यूटी को 0%, 5%, 10% और 15% के 4 स्लैब्स में तकसीम कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी के मुताबिक इजाफी कस्टम्स ड्यूटी को 4 साल में खत्म करने के साथ रेगुलेटरी ड्यूटी भी तकरीबन 5 साल में खत्म की जाएगी, जबकि 5th शेड्यूल को भी मरहलावार खत्म कर दिया जाएगा। 5th शेड्यूल की सब्सिडीज की तादाद भी गुज़िश्ता बरसों में कई गुना बढ़ चुकी। साल 2023 में 5th शेड्यूल के तहत 190 अरब रुपए से जायद की कस्टम्स ड्यूटी माफ की गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10% ज्यादा है। नई पॉलिसी के मुताबिक तमाम अशिया को आइंदा 4 से 5 साल में मरहलावार 5th शेड्यूल से निकाल कर 1st शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक टैरिफ इस्लाहात से 500 अरब रुपए तक आमदनी में कमी तो हो सकती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, बेहतर और तेज निज़ाम की बदौलत रेवेन्यू में 7 से 9% इजाफा भी मुमकिन है। अब तब्दीलियाँ इस पॉलिसी के बाद रूनुमा हो सकती हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी आई है इस बजट के बाद ख़ास तौर पर, तो क्या कुछ ये तब्दील करने जा रही है हमारे इस निज़ाम में? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो IMF का प्रेशर था कि हमने ऑटो इंडस्ट्री को, जो हमारी मुकामी है जिसमें ये इंडस मोटर, होंडा और दूसरी नई गाड़ियां आई हैं, इनको प्रोटेक्शन दी है और बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटियां लगा के आपने बाहर से गाड़ियों के मंगाने को डिस्करेज करा है। लिहाजा आप अपनी ड्यूटी और उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी बिलखुसूस जो आपने लगाई है R&D वो ख़त्म करें, RD ख़त्म करें और टैरिफ को कम करें। तो वो भी एक हमारा वादा था IMF के साथ, और वो जो नई पॉलिसी है NTP नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 2030 तक, ये 5 सालों के लिए है। हमने ये पॉलिसी लाई है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपने लिए बिल्ट इन की हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो IMF से वादा किया था तो उसको भी हमने एड्रेस करनी थी। अपनी चीज़ों में हमने इस पॉलिसी में जो टैरिफ बनाए हैं उसका एक्सपोर्ट को हम 10 से 14% बढ़ाएंगे और इंपोर्ट को 5 से 6% उसकी ग्रोथ लेंगे, यानी इंपोर्ट में कम इजाफा होगा और एक्सपोर्ट में ज्यादा दुगना इजाफा होगा। अब ये बोलने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इस पे अमल करना, क्योंकि हमारी इंपोर्ट, हम ज्यादातर रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट के हैं वो इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी इंपोर्ट हमेशा एक्सपोर्ट से ज्यादा ही होती है, कम नहीं होती। तो अब ये देखना है कि आप एक्सपोर्ट तो 10 से 14% बढ़ाएं और इंपोर्ट को सिर्फ 5 से 6% ग्रोथ दें, तो वो किस तरह मुमकिन होगा। दूसरी चीज ये है कि बैंकों में, बैंक IMF ने कहा है कि जो आपने LC खोलने पे पाबंदियां लगा देते हैं वो बिल्कुल नहीं लगेंगी, आपको फ्री इंपोर्ट अलाउ करना होगा और ये जो LCs जो हैं इस पर पाबंदियां हटानी होगी, वो भी इस पॉलिसी में एड्रेस किया गया है। अब इस पॉलिसी के तहत जब नया टैरिफ 15, फिर 10, फिर 5 और फिर 0 टैरिफ पे लाके देना हमने वादा किया। ये 4 टैरिफ हैं जो 5 स्लैब को चेंज करके अब हम 0, 5, 10 और 15% पे ले आएंगे। ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी है, 1 जुलाई से ये काम शुरू हो चुका है। और अभी ये जो गाड़ियां हैं लैंड क्रूजर्स वगैरह, इनके ऊपर जो आपने देखा है रेगुलेटरी ड्यूटी हटाने से इनकी कीमतें 40-50 लाख एक गाड़ी की कम हुई है। 2021 की लैंड क्रूजर अब आपको 6 करोड़ में मिल जाती है, पहले वो तकरीबन 6.5 पौने 7 में थी। तो ये भी एक बड़ा है। अब उस पर लोगों का एतराज ये है कि आप इंपोर्ट में 27 गाड़ियां लग्जरी व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारा ये लग्जरी व्हीकल्स को प्रमोट करने का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि बाहर से गाड़ियों की जो इंपोर्ट है उस पे आप कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं जिसकी वजह से आप मुकामी सनत को तो प्रोटेक्शन दें और बाहर पाबंदियां लगा के उसकी इंपोर्ट को डिस्करेज करें। तो अब आपने ये देखा है कि ऑटो सेक्टर में हलचल हुई है, क्योंकि लोकल गाड़ियां को बड़ा कम्पीट करना पड़ेगा। अब वो जो गाड़ियां जो ऑन पेमेंट पे बिकती थी 5-5, 10-10 लाख रुपए की, अब लोग बाहर से भी मंगा के उसी प्राइस में गाड़ी
कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है जो पाकिस्तान की तारीख में आया है। तो मिर्जा साहब ये बताइएगा कि अब ये भी अंदाज़ा जाहिर हो रहा है कि ये जब इम्प्लीमेंट होगा इस टैरिफ का तो फिर इससे 500 अरब रुपए का रेवेन्यू भी शॉर्ट हो सकता है। तो फिर ये 500 अरब रुपए को कहाँ से रिकवर किया, कहाँ बैलेंस किया जाए? आपने सही पॉइंट आउट किया। अब अभी मैं एफबीआर के चेयरमैन साहब आए हुए थे पूरी टीम के साथ, मिनिस्टर फॉर स्टेट भी थे, हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग थी, मैं एज ए मेंबर नेशनल असेंबली उसका मेंबर हूँ तो अटेंड कर रहा था। तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल इस बार भी हुआ है और आइंदा भी उनको यही फिक्र है कि ये गाड़ियां जिनसे मेन रेवेन्यू आता है, 6 करोड़ की गाड़ी में 3 करोड़ के तो ड्यूटी और टैक्सेस होते हैं, तो ये कम हो जाएगा। इसका फिर क्या किया जाए? लेकिन ये IMF से एक अंडरस्टैंडिंग है और वो इस बजट से हमने शुरू करनी थी। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इसमें कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव भी है हमारे हुकूमत की कि हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे और हमें फॉरेन रिजर्व बढ़ाने के लिए मोस्ट रिलायबल सोर्स जो है वो एक्सपोर्ट एनहेंसमेंट है। तो वो इसी की NTP के जरिए करेंगे। तो इसका मल्टीपर्पज है, लेकिन लोकल इंडस्ट्री पे इसका बड़ा वाज़े इम्पैक्ट पड़ेगा। अमीर साहब सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स को अगर 10 से 14% तक बढ़ाएंगे, नाफिज़े अमल हो चुकी है, एक्सपोर्ट अगर हम 10 से 14% बढ़ाएंगे तो इंपोर्ट तो हमारी ऑटोमेटिकली उसमें इजाफा होगा, चूंकि उसमें रॉ मटेरियल्स आते हैं। इसका मतलब जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं शायद उसकी एक्सपोर्ट ना बढ़ाएं, फिर हम सर्विसेज पर इंहिसार करेंगे, IT सेक्टर या कोई माइंस एंड मिनरल सेक्टर या कुछ और दीगर सेक्टर्स पर हमें फोकस करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट की बातें करते हैं तो एक्सपोर्ट में हर तीनों सेक्टर को हम इंक्लूड करते हैं। IT की यकीनन एक्सपोर्ट तेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से $3 बिलियन की तरफ हम जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में राइस की एक्सपोर्ट $4 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जो रिकॉर्ड है। तो एक्सपोर्ट आपने क्रॉस द बोर्ड, लेकिन मजा जब होता है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से वो गुड्स जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडस्ट्री में उसको आप बढ़ाएं, उसकी कॉस्ट कम हो, सनत में नई मुलाजमतें पैदा हो, तो ये मेन मकसद होता है। और वो आपका इंपोर्ट बेस है, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस है, रॉ मटेरियल सब इंपोर्ट होता है, डाइज हैं, केमिकल्स हैं और मेन मेड फाइबर है, फिलामेंट यार्न है। ये टेक्सटाइल के वो रॉ मटेरियल हैं कि जो टेक्सटाइल वैल्यू एडेड गुड्स बनाने के लिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट का कम होना और एक्सपोर्ट का बढ़ना मेरे लिए छन्नी में पानी लाने के बराबर होगा। सही। और फिर जाहिर है मिर्जा साहब कि चूंकि हमारा 60 to 65% एक्सपोर्ट का चंक टेक्सटाइल पर ही डिपेंड करता है, तो अगर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो उसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा आप अपनी एक्सपोर्ट में नहीं कर सकते अपने उस मेजर चंक। और पिछले 2-3 साल में जो एक डिक्लाइनिंग सूरत हाल रही है, हम उस स्टैंडर्ड को भी नहीं मीट कर पा रहे जो 3-4 साल पहले हमारा हुआ करता था। जी बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ये पहला महीना है और इसमें पहला जो शेकअप है वो ऑटो व्हीकल्स का रेगुलेटरी ड्यूटी का ख़त्म होना और फिर आगे जाके कस्टम ड्यूटी को कम करके 0, 5, 10 और 15 के स्लैब में आना, ये एक बड़ा वाज़े इम्पैक्ट आने वाले वक्त में आपको नजर आएगा। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजिरों की तंजीमों के नुमाइंदों के साथ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में मुज़ाकरात हुए, जिसमें बजट में मुतारफ़ कराए गए सेक्शन 37A, सेक्शन 37B और जो 21S है और इसके अलावा 40B और दीगर मुतल्लिका मामलात पर ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली गौर किया गया। ताजिरों की जानिब से मुतालबात है कि 1 माह के लिए टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी और 2 लाख कैश जमा कराने पर जाँच पड़ताल, फैक्ट्रीज़ की मॉनिटरिंग में रिलीफ दिया जाए।
इजलास में कारोबारी नुमाइंदों ने अपने खदशात और तजावीज़ खुलकर पेश की, जिस पर हुकूमत ने संजीदगी से गौर करने और तमाम फरीक़ैन को एतमाद में लेकर आगे बढ़ने की बात की। ताजरों के मुतालबात की सुनवाई के लिए हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई, जो 30 दिनों में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी हर माह ताजरों से मुलाकात भी करेगी। वज़ीर ख़जाना से मुज़ाकरात के बाद ताजिर बरादरी के आपस में भी कुछ इख्तलाफात अब नज़र आए हैं। लाहौर चैम्बर ने शेड्यूल के मुताबिक 19 जुलाई को हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है, जबकि FPCCI ने इस हड़ताल से अलहदगी का ऐलान किया है और दीगर चैम्बर्स ने 19 जुलाई की हड़ताल को मौखर करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ ताजिरों और FBR हुक्काम में भी बातचीत हुई है, और जहां FBR हुक्काम ने बताया कि डिजिटल इन्वॉइसिंग छोटे ताजिरों और रिटेलर्स पर लागू नहीं होगी और ये सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कंपनीज पर मरहलावार लागू होगी। सेल्स टैक्स कानून 37A और B का इतलाक छोटे ताजिरों पर नहीं होगा, जबकि किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। FBR हुक्काम ने कहा है कि 37A और B के कानून का मकसद जाली इन्वॉइसेस की रोकथाम है। अब ये जो कन्फ्यूजन है मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज़ के दरमियान क्यों बरकरार है और एक पेज पर क्यों नहीं इस वक्त तमाम बिजनेस कम्युनिटी आ पा रही, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब मारूफ बिजनेसमैन है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त सिचुएशन है क्या, कराची का चैम्बर, लाहौर का चैम्बर, FPCCI, सब में एक डिवीज़न क्यों पाया जा रहा है स्ट्राइक के मामले पर भी, और जो गवर्नमेंट से मुज़ाकरात हुए हैं उसमें किस हद तक आप लोगों को अब एतमाद है गवर्नमेंट की जो इस वक्त कमिटमेंट है उस पर? देखिए, मैं तो इसमें शामिल नहीं था, लेकिन मुझे ये पता है कि मुज़ाकरात हुए, उसके नतीजे में कमेटी बनी है हारून अख्तर साहब की सरबराही में, और उस कमेटी ने 30 दिन के अंदर इन सब तमाम चीजों का फैसला करना है। उसकी मीटिंग कल होगी, परसों होगी, शुरू हो जाएंगी मीटिंगें। इसके बाद इस हड़ताल का भी फैसला होगा और बाकी चीजों का भी फैसला होगा। अभी तो जब तक नहीं हो सकता कि जब तक इस तरह से ना होना चाहिए हम, और इसके अंदर हम ये जो है ना कह रहे हैं अलग अलग चेम्बर्स अलग अलग पेज पे, ऐसा नहीं है। असल में जो फेडरेशन है वो बाद में आए हैं, चेम्बर्स पहले से इसके ऊपर काम कर रहे थे और एक पेज के ऊपर रह के आज भी हैं और पहले भी थे। फिर अभी जो उन्होंने गवर्नमेंट ने जो फेडरेशन को बुलाया है तो अपना मौक़िफ़ लेकर आए हैं, और उसके अंदर भी कोई मसला नहीं है। हम बिजनेस कम्युनिटी हैं और इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब FPCCI के प्रेसिडेंट ज़ाहिर आतिफ इकराम साहब वो बड़ा वाज़े ये कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हमने मौखर कर दिया स्ट्राइक को, हमने अलहदगी इख्तियार कर ली है, तो क्या कोई चैम्बर अपने तौर पर अपने शहर में भी? नहीं, किसने कहा है? किसने कहा है? आतिफ इकराम साहब ने। आतिफ इकराम साहब फेडरेशन के, तो मैं तो आपको वही तो बता रहा हूँ कि सारी चेम्बर होती हैं शहरों के अंदर, चेम्बर एक पेज पे है। आतिफ इकराम साहब ने अपनी तरफ से वो अनाउंसमेंट कर दी और हमें हमारी इल्म में नहीं है, चेम्बरों के इल्म में नहीं है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है। तो वो चेम्बर तो नहीं है ना, आप चेम्बर का नाम लेते हैं फिर फेडरेशन की अनाउंसमेंट का बात करते हैं। तो चेम्बर जितने भी हैं वो अभी 19 जुलाई की जो स्ट्राइक है वो अभी भी उस पर स्टैंड कर रहे हैं, 19 जुलाई वाले फैसले। आप देख लें ना, आप आ गया ना, अबूजर साहब का बयान आया ना, सबका यही बयान है। देखिए, कोई हमको हड़ताल करने का शौक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो इसकी मुज़ाकरात शुरू हो जाए, काम एक नहज को चल निकले तो फिर ठीक है, फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो भी कोई ऐसी कोई तो इस स्ट्राइक नहीं है कि हमको हड़ताल करना चाहते हैं। इस स्ट्राइक से बताएं कि जो मुज़ाकरात का अमल शुरू होना है ये तो नहीं सबताज हो जाएगा, या इसमें कोई डेडलॉक तो नहीं आ जाएगा शुरू होने से पहले ही? देखिए, हम तो मुज़ाकरात के लिए जो है ना जाएंगे और हारून साहब से हम बात करेंगे। उसके बाद देखिए, हम तो नहीं, मैं तो पार्ट नहीं हूँ कमेटी का, ये चेम्बर्स जाएंगी और उनसे बात करेंगी। उसके बाद जो नतीजा होगा सामने आएगा, उसी हिसाब से हड़ताल का होना या नहीं होना का फैसला होगा। और अभी तक तो हड़ताल इंटैक्ट है, जो मुझे इत्तला है चेम्बर से कि हड़ताल जो अभी तक इंटैक्ट है। अच्छा, ये जो 37A है, 37B है, फिर ये जो इसके अलावा B40 है, 21S है, ये मुकम्मल तौर पर आप लोग चाहते हैं कि इसका रिवर्सल हो जाए या कहीं कोई दरमियान में कोई वे आउट भी निकल सकता है? अब बात बताए ना, किसी आप बिजनेस कम्युनिटी को अगर गिरफ्तार करने को वो कानून बनाते हैं तो या गिरफ्तार करना या नहीं करना, इसमें मुकम्मल क्या है? मतलब मुकम्मल तो कुछ भी नहीं है ना, या करना है या नहीं करना। हम कहते नहीं होना चाहिए, तो आप इसको मुकम्मल विड्रॉल समझे या कुछ और समझे। बात तो यही है ना कि हम नहीं चाहते कि वो गिरफ्तार हो, तो आप समझ लेंगे मुकम्मल है या क्या। सही। अभी जो 2 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराना है, वो ज़ाहिर कंपनी अकाउंट भी हो सकते हैं, वो किसी का इंडिविजुअल अकाउंट भी हो सकता है, उस पर जो टैक्स फिर अप्लाई हो रहा है, तो उसको भी फिर हुकूमत मुकम्मल तौर पर इस कदम को वापस ले? नहीं, वो बात आपकी जो है ना, वो बात ये है कि जितने भी मामलात हैं, ये सिर्फ 4 नहीं है, कोई 30-32 एनॉमलीज हैं बजट के अंदर।
अच्छा। वो अनोमली की जो कमेटी थी उसकी प्रॉपर मीटिंग नहीं हुई, इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। अगर वो मीटिंग हो जाती, जो गवर्नमेंट ने अनोमली कमेटी बनाई थी वही बैठ के उनके साथ मीटिंग कर लेते तो आज ये कोई मामला नहीं होता और सारे खुशनुमा हल हो जाते। बात ये है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, हम मना नहीं करते टैक्स देगा, हम उसकी मोडालिटी की बात करते हैं। इसकी मोडालिटी मॉडल ऑपरेंडी जो कलेक्शन का है उसको थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। तो जुबैर साहब, तो ये बजट भी हर प्लेटफॉर्म से अप्रूव हो चुका, इसके अप्रूवल से पहले भी अच्छा खासा वक्त था, उसी में अगर ये मामला सेटल हो जाते तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाता? उसी का वही तरीकाकार मैंने आपको अभी बताया, मेरे ख्याल मैंने आपको बताया कि उसका तरीकाकार सालों से जो राइज है पाकिस्तान में वो ये है कि ज़ाहिर है अनोमलीज का मतलब होता है गलतियां। वो जो नॉर्मली कमेटी बनती है, एक टेक्निकल कमेटी बनती है और एक बिजनेसमैन की कमेटी बनती है, ठीक है। जो नॉर्मली जो बाकी जो टेक्निकल कमेटी है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं और इसके अंदर जो है ना आपका जो है ना वो बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन की कमेटी की जो मीटिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिस तरह से होनी चाहिए तो उस तरह से नहीं हुई। जो वहां अगर हो जाती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तो मसला ही नहीं होता, अनोमलीज रहती नहीं। सही। अब ये एक महीने बाद जो फैसला आता है, अब फिर उसी की महीने बाद नहीं आएगा, महीने का मैक्सिमम टाइम है भाई। अच्छा, महीने तक की बात है, महीने का मैक्सिमम। आमतौर पे जो हुकूमती कमेटीज बनती हैं, आपको पता है वो कितना डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते हैं, आम जो मीटिंग्स होती हैं वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाती, तो फिर अगर इसमें कोई डिलेइंग टैक्टिक सामने आई तो फिर 19 के बाद भी कोई यू हैव टू गिव अ चांस। ओके, ठीक। अब हमारे पास जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट अगर बुला रही है तो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लोग हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो हम उसकी जो गवर्नमेंट, हम थोड़ी कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात करते नहीं। गवर्नमेंट हमने उन्हें बनाया, उसमें गलतियां रह गई, उसको ठीक करना है ये है। और नहीं ठीक करते हैं तो जो लोग फिर जो ना वो करते हैं, इंटेंशन करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इन मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक है। आखिर में जब तक शुरू नहीं होते, फिर आप ये बता दीजिएगा कि जितने भी इस वक्त चैम्बर्स हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो सारे एक ही पेज पर हैं और स्ट्राइक पर वो स्टैंड कर रहे हैं, अपने फैसला कोई बदल नहीं? वो सारे प्रेसिडेंट्स मीटिंग करते हैं, मैं उसमें शामिल नहीं होता, पर जो मेरी इत्तलात है वो यही है कि वो सारे एक पेज पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर मोती बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।